हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलायबिलिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, जिसमें हम टेस्ट, रीटेस्ट, इंटरनल कंसिस्टेंसी, पैरेलल फॉर्म एंड स्कोरर रिलायबिलिटी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी होती क्या है। तो रिलायबिलिटी अगर सिंपली समझे तो रिलायबिलिटी का मतलब होगा हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। अगर मान लो कोई हमसे पूछे कि रिलायबिलिटी क्या है, तो अगर हम उनको ये बताएंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स का मतलब क्या है, हमारा रिलायबिलिटी है, तो वो बिल्कुल सही होगा। अब जैसे अब कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर से हम क्या समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक टेस्ट है, ठीक है। अब उस टेस्ट को हमने एक सेम इंडिविजुअल, मान लो इंडिविजुअल का नाम हम राम कंसीडर करते हैं, यानी एक टेस्ट हमने पहले दिन एक इंडिविजुअल जिसका नाम राम है उसके ऊपर कंडक्ट किया, और वही सेम टेस्ट हमने उसके ऊपर दूसरे दिन किया। तो अगर मान लो हमारे जो स्कोर्स आए, यानी कि जो राम के स्कोर्स आए, अगर वो कंसिस्टेंट आएंगे तो हमारा जो टेस्ट होगा उसको हम रिलायबल कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसको रिलायबल कंसीडर नहीं करेंगे। अब सपोज करते हैं जैसे एक हमारे पास वेट मेजर करने की मशीन है, तो आज सुबह हमने देखा तो हमारा वेट आया 50 kgs, शाम को हमने देखा तो हमारा वो वही मशीन, सेम मशीन और सेम इंडिविजुअल का हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है 70 kgs। थोड़ा बहुत ग्राम में ऊपर नीचे डिफरेंस हो सकता है, बट इतना डिफरेंस तो नहीं हो सकता कि सुबह किसी का 50 था और शाम को 70 हो जाए। तो वो हमारी जो मशीन है वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होना, यानी कि अगर मान लो हम कोई भी इंडिविजुअल को अलग अलग ओकेजन पे उसके ऊपर वही सेम टेस्ट लगा के देखें, तो हमारा जो स्कोर आए तो वो क्या आए, वो कंसिस्टेंट आए, यानी कि सेम आए, ठीक है। तो इसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल when re-examined with the test on different occasion or with different sets of equivalent items or the other variable examining the condition। अब इसमें इन्होंने क्या बोल रहा है कि वही सेम टेस्ट हम क्या करें, अलग अलग ओकेजन पे लगाएं, या हम कोई उसी सेम तरह के आइटम्स के ऊपर उसका टेस्ट लें, तो हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर आए, उसको हम रिलायबिलिटी कंसीडर करेंगे। और बाद में हमने क्या लिख रखा है कि इट रेफर्स टू वेदर रिसर्च टेस्ट कैन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, कि हमारा जो टेस्ट है वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो उसमें कोई वो नहीं है, पर हमारा अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई किसी में, जैसे मान लो पहले 40 किलो था फिर 70 kg हो गया वेट हमारा, तो वो तो सही नहीं है ना। वो तो हमें पता लग रहा है कि जो हमारी मशीन है उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। तो व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स आर टेकन, इफ़ योर रिसर्च टेस्ट कैन प्रोड्यूस द कंसिस्टेंट रिजल्ट, कि अगर हमारी रिसर्च कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रही है तो उसका मतलब हमारा टेस्ट क्या है, हमारा टेस्ट रिलायबल है। और ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर है, या तो हमारे कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम है या फिर कुछ गैसिंग वगैरह। ऐसे भी होता है ना, जैसे मान लो हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने क्या कर ली, चीटिंग कर ली है ना। तो अब चीटिंग करने के बाद में और वो पकड़ा गया, तो अब टीचर क्या करता है, वो शीट लेके उसको दूसरी शीट पकड़ाता है, ताकि वो क्या करे, वो अपने ओरिजिनल आंसर्स को क्या करे, राइट कर सके। अब मान लो हम जब उसकी एक जो उसने चीटिंग की है वो शीट को देखेंगे, और एक जो उसने ओरिजिनल बिना चीटिंग के आंसर लिखे हैं, उन दोनों को मैच करेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस होगा। लिखे उस सेम इंडिविजुअल ने है, सेम मतलब ओकेजन पे लिखे हैं, कि मान लो थोड़े टाइम पीरियड के बाद ही लिखे हैं, पर क्या होगा, स्कोर्स के अंदर डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस क्यों है, यानी कि उसके बीच में कुछ ना कुछ एरर है। जो पहले वाले उसने किए हैं वो चीटिंग से किए हैं, उसके जो पर्सनल रिस्पॉन्स, जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है वो नहीं है। तो ये क्या है, ये बताता है कि जो दोनों स्कोर्स है वो क्या है, रिलायबल नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, किसी न किसी के अंदर एरर है। तो जब हमारे जो टेस्ट के स्कोर्स कंसिस्टेंट आते हैं तभी हमारा जो टेस्ट है वो रिलायबल कहलाता है, ठीक है। और इसको हम सेल्फ कोरिलेशन ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि एक टेस्ट का खुद के साथ क्या कोरिलेशन है, इसको रिलायबिलिटी को हम ये भी कंसीडर करते हैं। और रिलायबिलिटी को हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कोरिलेशन को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट से करते हैं, वैसे रिलायबिलिटी को हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं। एंड इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब आता है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी। तो हमारे पास 4 कॉमन मेथड है जिससे हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट है, दूसरा इंटरनल कंसिस्टेंसी, तीसरा पैरेलल फॉर्म, और चौथा है हमारे पास स्कोरर रिलायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। अब इसका नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, टेस्ट, और फिर उसका क्या कर रहे हैं हम, रीटेस्ट, यानी वही सेम टेस्ट को हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसको हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक जो सेम टेस्ट है उसको हम क्या करते हैं,
उसको हम 2 बार एडमिनिस्टर करके देखते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम 2 बार एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि पहली बार एक टेस्ट करवा लिया, वही सेम टेस्ट हम उस इंडिविजुअल से दोबारा करवाएंगे और वही सेम सैंपल पे, मान ली अगर हम राम पे करवा रहे हैं और राम पे हमने एक सैंपल करवाया तो वही हम कुछ टाइम पीरियड के बाद में वही सेम टेस्ट उसको ऊपर वापस कंडक्ट करवाएंगे। तो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो 2 बार होती है और एक रीजनेबल टाइम गैप होता है। तो इस तरह से हमारे पास 2 एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास 2 स्कोर्स आ जाएंगे, यानी कि एक जो स्कोर आएंगे वो पहले टेस्ट से आएंगे और वही टेस्ट हमने जब थोड़े टाइम गैप के बाद में कंडक्ट करवाया तो उससे हमारे पास दूसरे स्कोर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 सेट्स ऑफ स्कोर हो गए। फिर उन दोनों को हम क्या करेंगे, उन दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे और कोरिलेट से हमारे पास एक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आएगा। तो हमारे जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है उसको हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट, यानी कि ये टाइम से रिलेटेड होती है ना, कि हमारे पास एक टाइम गैप होता है तो इसको हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि इसमें एक हमारे पास रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए, तो हमारा जो टाइम है वो ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए बीच में टाइम गैप और ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो हमारा एक रीजनेबल टाइम गैप होना चाहिए और हम कंसीडर करते हैं फोर्टनाइट को। अब फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 2 वीक्स, यानी कि 14 डेज। हम 14 डेज को आइडल कंसीडर करते हैं कि ना ये ज़्यादा बड़ा टाइम गैप है ना ज़्यादा छोटा टाइम गैप है। ठीक है, 2 वीक्स यानी कि 14 डेज। तो हमने टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या किया कि एक हमारे पास सिंगल टेस्ट होता है, उसको हम 2 बार एडमिनिस्टर करवाते हैं सेम सैंपल पे एक रीजनेबल टाइम गैप के अंदर। फिर हमारे पास 2 स्कोर्स आते हैं, एक हमने जो पहले करवाया उसका स्कोर आता है, एक जो हमने दोबारा करवाया वही सेम टेस्ट उसके स्कोर है। उन दोनों को हम कोरिलेट करके देखेंगे, फिर हमारे पास रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आएगा जिसको हम टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और क्या होता है कि रीजनेबल टाइम गैप हम फोर्टनाइट कंसीडर करते हैं, जो ना ज़्यादा बड़ा होता है और ना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो हमने जो पहली टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट वो कवर कर ली। अब हम करते इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, कि हमें जो सेम टेस्ट है उसको क्या करवाना पड़ रहा है, 2 बार उसको अप्लाई करना पड़ रहा है। और दूसरा कि जब मान लो हम दोनों बार जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि जो एग्जामिनी है उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन सेम रहेगी, बट आइडियली ये पॉसिबल नहीं है कि मान लो आज थोड़ी हमने किया तो एक बढ़िया एटमॉस्फेयर बढ़िया एनवायरनमेंट है और अगली बार 14 दिन बाद में अगर हम टेस्ट करवा रहे हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, तो उसका भी डिफरेंस होगा। मान लो उस दिन एसी नहीं चल रही, ऐसा कुछ हो गया। या और एक साइकोलॉजिकल स्टेट में भी चेंज होता है, मान लो आज हमारा मूड अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी है अगली बार हम जब टेस्ट देंगे तो हमारा मूड अच्छा होगा। तो बट हमारी जो ये रिलायबिलिटी है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ये एज्यूम करती है कि हमारा जो सेम होगा फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटअप दोनों सेम होंगे, पर ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज होगी। फिर आता है हमारे पास सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस। अब इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस, एरर वेरिएंस का मतलब है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसी एरर के कारण आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस ड्यू टू सम एरर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस। तो इसमें सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस क्या होगा कि मान लो एरर किस किस के कारण आ सकता है, एक तो टाइम सैम्पलिंग के कारण, कि मान लो हम अलग अलग टाइम पे ले रहे हैं तो वो क्या होगा, उसके कारण हमारे कुछ डिफेक्ट्स मतलब कुछ एरर्स आ सकते हैं, यानी कि सेम टाइम पे नहीं है तो टाइम का डिफरेंस होता है, तब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे हमने अभी देखा कि एक टाइम पे हमारा पता नहीं किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, दूसरे टाइम पे किस तरह का होगा, कुछ पता नहीं है। तो टाइम सैम्पलिंग एक हमारा सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस है। दूसरा क्या है, मैचुरेशनल इफेक्ट्स, कि मान लो एक इंडिविजुअल ने एक टाइम पे टेस्ट दिया, ठीक है, उसके कुछ टाइम पे अगर वो देगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मैचुरेशन आएगी, उसको पता लग गया कि वो टेस्ट किस तरह का है, कैसे उसको अडेप्ट करना है या कैसे उसको उस चीज़ को राइट करना है, तो उस सबको उस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा, तो उसको हम मैचुरेशनल इफेक्ट्स बोलते हैं। तो ये हमारा सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिलायबिलिटी है वो है हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब इसमें हमें क्या, जो हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है वो हमें होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट बताती है कि जो हमारा टेस्ट है वो होमोजेनस है। अब होमोजेनस का मतलब क्या होता है कि एक होता है हमारे पास वर्ड होमोजेनस, एक होता है हमारे पास हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है कि सेम तरह का, ठीक है, और हेट्रोजेनस क्या होता है, हेट्रोजेनस होता है कि डिफरेंट। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं बताती हूँ आपको कि सपोज आप कोई
आप अपनी फैमिली में रहते हो तो आपका जो ग्रुप है वो होमोजेनस हो गया, कि मतलब आपके कास्ट सेम है, आप एक ही सेम उसमें रह रहे हो, या मान लो आप सोसाइटी में रह रहे हो तो सेम कास्ट के लोग हैं, सेम तरह के लोग हैं। और एक मान लो हम कोई मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए, मान लो कोई असम से आया है, कोई हमारा नॉर्थ साइड से आया है, कोई तमिलनाडु केरला साइड से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो ऐसे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो वो होगा हमारा हेट्रोजीनस। होमोजेनस होगा सेम तरह का, ठीक है। तो हमारी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो इंडिकेट करता है होमोजेनिटी ऑफ द टेस्ट। तो इसमें हमारे पास 4 तरह के मेथड्स है जिससे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला है वो है स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रूलन फ्लेगनेंट फार्मूला, तीसरा है हमारे पास कोटर रिचार्डसन फार्मूला, और चौथा है हमारे पास कोफिशिएंट अल्फा। तो इन 4 तरीकों से हम इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। अब नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, स्प्लिट हाफ, यानी कि हमारे पास एक पूरा टेस्ट है उसको हमें हाफ में डिवाइड कर देना है, यही इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरह से हम इसको निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लो हमारे पास जो पूरा टेस्ट होता है उसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। तो जो हमारा मोस्ट कॉमन वे है इसको डिवाइड करने का वो है ऑड इवन मेथड से। मान लो हमारे टेस्ट में ऐसे नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबरिंग होगी, तो हम क्या करेंगे कि जो ऑड आइटम्स है उनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है, और जो हमारे इवन आइटम्स है उनको एक साथ ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर देंगे कि ऑड आइटम्स को अलग ले लेंगे और हमारे जो इवन है उनको अलग कर देंगे। तो ऐसे हमारा जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट 2 scores आर ऑब्टेन फॉर ईच एग्जामिनी। कि अब हम क्या करेंगे कि मान लो हमने टेस्ट पूरा कंडक्ट करवा लिया है, यानी कि पूरा टेस्ट 1 2 3 4 5 जितने आइटम्स है उसको पूरा एक साथ कंडक्ट करवा लिया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ऑड जो ऑड आइटम्स है उनका स्कोर एक साथ लेंगे और इवन आइटम्स का स्कोर एक साथ लेंगे, फिर उनका क्या करेंगे हम को रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इज कंप्यूटेड टू ऑब्टेन द रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट। इससे हमारे पास हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आ जाएगी क्योंकि हमने उसको हाफ में डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर हम उस हाफ टेस्ट से होल टेस्ट की यानी पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी को निकाल देंगे, और वो हम निकालेंगे स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसिव फार्मूला से। इससे हम क्या करते हैं कि हमारे पास हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी निकली है तो हम उससे पूरे टेस्ट की निकालते हैं। जैसे इसमें क्या करना होता है, 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट। तो ऐसे करके हमारे पास पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकल आती है। और इसमें हमारे पास सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस क्या होता है, कंटेंट सैम्पलिंग या फिर आइटम सैम्पलिंग। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो हम जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 3 जो 5 है वो एक साथ, 2 4 और 6 एक साथ। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो हमारे आइटम्स है उनके वो सेम तरह के हो, है ना। कि मान लो ऐसे भी तो हो सकता है कि सेकंड या जो हमारे इवन आइटम्स है वो थोड़े ज़्यादा मुश्किल हो एज़ कम्पेयर टू हमारे ऑड वाले, तो उनके बीच में कुछ ना डिफरेंस तो होगा ही, तो उसके कारण हमारे पास एरर आ सकता है। तो ये हमारा सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स है, और 4 टाइप्स में से हमने पहला देख लिया जो कि है स्प्लिट हाफ मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम पूरे टेस्ट को हाफ में डिवाइड कर देते हैं ऑड इवन मेथड से, और हम सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। फिर जो 2 अलग अलग स्कोर्स है ऑड के अलग और इवन के अलग, उन स्कोर्स को कोरिलेट करते हैं, और फिर हमारे पास रिलायबिलिटी ऑफ हाफ टेस्ट निकल आती है। फिर उससे हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालते हैं, जैसे हम स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसिव फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पास रिलायबिलिटी आ जाएगी पूरे टेस्ट की। और सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस क्या है हमारे पास, कंटेंट सैम्पलिंग और आइटम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी में है दूसरा जो कि है रूलन एंड फ्लेगनेंट फार्मूला। अब जैसे हम स्प्लिट हाफ में तो हमारे पास हाफ टेस्ट की आ रही थी, बट इन फार्मूला से हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी को एक साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दे एस्टिमेट द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एरर वेरिएंस इन द टोटल वेरिएंस। कि ये कैसे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालते हैं, ये देखते हैं कि टोटल वेरिएंस में, मान लो हमारे पास टोटल वेरिएंस होता है यानी कि पूरे टेस्ट में कितने चेंजेस है वो हमारा टोटल वेरिएंस हो गया, और ये देखते हैं कि उसके अंदर एरर वेरिएंस का प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रूलन एंड फ्लेगनेंट फार्मूला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मेन इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है।
और अगर मान लो हमारा जितना कम एरर वेरिएंस होगा उतनी ही हमारी ट्रू वेरिएंस ज़्यादा होगी, यानी कि रियल इफेक्ट्स उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी मान लो जिस इंडिविजुअल ने चीटिंग जितनी कम की होगी उसके चांसेस उतने ही ज़्यादा है कि उसकी जो वो दोबारा टेस्ट देगा तो सेम स्कोर आए। यही होगा कि मान लो जितना एक इंडिविजुअल कम चीटिंग करेगा उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि वो अपने ओरिजिनल रिस्पॉन्स देगा, और जितना ओरिजिनल रिस्पॉन्स होगा उतने ही चांसेस होंगे कि अगर मान लो हम उसका दोबारा टेस्ट लें और उन दोनों को से वो करके देखें, कोरिलेट करके देखें, तो हमारी रिलायबिलिटी हाई आएगी। तो इसमें भी यही बोला हुआ है कि जितना कम एरर वेरिएंस होगा उतना ज़्यादा हमारा ट्रू वेरिएंस होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, अब इसमें हमारा रूलन और फ्लेगनेंट फॉर्मूला अलग अलग है, तो वो देखते हैं। इसमें क्या होता है रूलन फॉर्मूला में कि जो हमारा टेस्ट होता है उसको दो हाफ में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो वो कोई भी मेथड हो सकता है, जैसे हम ऑड इवन भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑड इवन ही ले, कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ईच एग्जामिनी हैज अ सब टोटल स्कोर ऑन ऑड नंबर आइटम्स एंड अनदर ऑन इवन नंबर आइटम्स। अब हर एक इंडिविजुअल का ऑड नंबर आइटम्स पे स्कोर कुछ होगा और कुछ स्कोर उनका इवन नंबर आइटम्स में होगा। सो द डिफरेंस बिटवीन टू सबसेट स्कोर इंडिकेट्स द एरर ऑफ मेजरमेंट और चांस एरर। अब दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि एरर कितना है ना, कि द डिफरेंस बिटवीन टू सबसेट स्कोर, इन दोनों स्कोर्स के बीच में जितना डिफरेंस है वो इंडिकेट करेगा एरर ऑफ मेजरमेंट, कि कितना एरर आया है। अब ये थोड़ा सेम लग रहा होगा हमें कि उसके जैसा स्प्लिट हाफ के जैसा, बट उसमें हमारी हाफ टेस्ट की रिलायबिलिटी आती है, बट इसके अंदर हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी एक साथ निकाल देते हैं। और इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है, इसमें हम एरर वेरिएंस लेते हैं, उसमें हमारा एरर वेरिएंस का रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम एरर वेरिएंस देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन निकालते हैं एरर वेरिएंस का। तो इसमें ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, रूलन फॉर्मूला है। तो ये हमारा डिनोट करता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। ये थोड़ा हमारा इमेजेस ऊपर नीचे हो गई है एडिटिंग में, तो ये जो है ये और ये है ये, और रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हमारा हो गया ये। ठीक है, तो जो हमारा ये फॉर्मूला है RU इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा का स्क्वायर, और इसके सबस्क्रिप्ट में D है और इधर भी ऐसे ही है और इधर T है। तो अब इनका मतलब क्या है कि जो ये तो हमें पता लग गया, इसका मतलब हमारे पास है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, और जो हमारा है सिग्मा का स्क्वायर और उसके पैर में जब D है तो इसका मतलब होगा कि जो दोनों स्कोर्स आए हमारे पास, एक ऑड नंबर आइटम्स का और एक इवन नंबर आइटम्स का और एक इवन नंबर आइटम्स का, तो इनके बीच में जो वेरिएंस है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू हाफ स्कोर फॉर ईच एग्जामिनी, और जो ये है ये हमारा होगा वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर, की टोटल स्कोर का वेरिएंस कितना है। तो ऐसे हमारा रूलन फॉर्मूला होता है। फिर आता है हमारे पास फ्लेगनेंट फॉर्मूला। अब फ्लेगनेंट फॉर्मूला में क्या होता है कि एस्टिमेट रिलायबिलिटी यूजिंग वेरिएंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर आइटम्स, और इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ टू हाफ स्कोर बट रेदर द वेरिएंस ऑफ टू हाफ्स। कि इसमें तो हम देख रहे थे रूलन फॉर्मूला में क्या देख रहे थे कि हम डिफरेंस देख रहे थे, है ना, कि दो स्कोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। बट हमारे पास जो फ्लेगनेंट फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम डिफरेंस नहीं देखते। ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं देखा जाता। तो ये रूलन और फ्लेगनेंट फॉर्मूला में डिफरेंस होगा। सो इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास रिलायबिलिटी इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे 1 आएगा, फिर प्लस सिग्मा स्क्वायर 2, अब नीचे डिवाइड करेंगे इसको सिग्मा स्क्वायर टोटल से। अब इसका मतलब क्या है कि ये तो हमें पता है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट होगा, और जो हमने सिग्मा स्क्वायर 1 देखा उसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कितना वेरिएंस है और जो सेकंड हाफ है उसके अंदर कितना वेरिएंस है। इसमें हम डिफरेंस नहीं लेंगे, इसमें हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे देखो ये डिफरेंस है दोनों का, ये जो हमने सिग्मा स्क्वायर और फिर डी किया है, तो ये डी क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों जो हमारे स्कोर्स है उसके बीच में कितना वेरिएंस का डिफरेंस है वो आएगा, और फिर उसको हम टोटल से डिवाइड कर रहे थे। यही था हमारे पास। इसमें हम एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया था। इसमें हम ले रहे थे कि एक जो टेस्ट है उसको हमने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। जैसे मान लो हमने ऑड नंबर और हमारा इवन नंबर को ले लिया, तो हमारे पास 2 स्कोर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्कोर्स के वेरिएंस के अंदर डिफरेंस देखेंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, हमारे टोटल से, और उसको 1 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकल के आएगा। बट इसमें हम ऐसा नहीं करते, हम इसमें डिफरेंस नहीं लेते, इसमें हम जो वेरिएंस है उन दोनों को प्लस करते हैं ऐसे दोनों, और उसको डिवाइड किससे किया हमने, टोटल वेरिएंस ऑफ टोटल स्कोर से, और इधर 1 में से माइनस करेंगे और फिर यहाँ पे आगे 2 करने देंगे। तो ये हमारे पास इसका
फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने रूलन एंड फ्लेगनेंट फॉर्मूला देख लिया। फिर आता है हमारे पास क्यूडर रिचार्डसन फॉर्मूला। अब इसमें क्या होता है कि टू एड्रेस द डिफिकल्टीज ऑफ स्प्लिट हाफ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, तो हमारे पास क्यूडर रिचार्डसन में दो फॉर्मूला होता है। एक होता है KR20 बोलते हैं जिसको, जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है, और ये KR21 हमारा एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है। ठीक है, और हम मान लो हमें जब ये क्यूडर रिचार्डसन फॉर्मूला लगाना होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। पहले तो हमारे जो आइटम्स है वो होमोजेनस होने चाहिए, होमोजेनस यानी कि सेम तरह के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कि इंटर आइटम कोरिलेशन हाई होना चाहिए। अब इंटर आइटम कोरिलेशन का मतलब क्या है कि मान लो आप आइटम्स है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो आइटम्स का आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। मान लो 1 आइटम 2 से करे कोरिलेट, ऐसे एक दूसरे का आइटम्स के साथ कोरिलेशन हाई होना चाहिए। ठीक है, तो पहला होमोजेनस आइटम्स हो, दूसरा इंटर आइटम कोरिलेशन हाई हो, तीसरा कि हम जो आइटम्स हो उनको या तो 1 या 0 की तरह से स्कोरिंग करें, यानी कि स्कोरिंग क्या हो कि सही आंसर के लिए हम 1 दे रहे हैं और गलत आंसर के लिए हम 0 दे रहे हैं। तो इस तरह की हमारे पास स्कोरिंग हो, और हमारे जो आइटम्स है वो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होने चाहिए, जिसको हम KR21 के लिए स्पेशली मानते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है KR21 फॉर्मूला है उसकी एक बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास KR20 का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, और जैसे n फिर डिवाइड करेंगे n-1 सिग्मा स्क्वायर t माइनस सिग्मा PQ, और डिवाइड कर देंगे सिग्मा स्क्वायर t से। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो हमारा n है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं। अब KR20 तो हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है, ये तो फॉर्मूला जो वैल्यू निकल के आएगी वो है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है सिग्मा स्क्वायर t, ये है हमारा वेरिएंस ऑफ स्कोर ऑन द टेस्ट, कि हमारे जो टेस्ट है उसका कितना वेरिएंस है। और P क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर, तो और Q क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर टू ईच आइटम। तो P हमारा प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर टू ईच आइटम, और Q हमारा होगा 1 माइनस P। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। और KR21 का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम n-1 इधर सिग्मा स्क्वायर t, फिर n, फिर इधर इनके ऊपर P और Q के ऊपर बार। अब P और Q पे बार का मतलब क्या होगा, एवरेज प्रोपोर्शन लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर, और Q हम क्या लेंगे, एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे हम इसमें से अब हम P निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा MT, और इसके नीचे हम n से डिवाइड कर देंगे। अब इसका MT का मतलब क्या है, मतलब P निकालने का फॉर्मूला, ये P बार निकालने का फॉर्मूला हमारे पास, मीन निकालना है हमें, मीन ऑफ टोटल स्कोर्स, और डिवाइड बाय कर देंगे हम n। ठीक है, ये हमें इतना ध्यान नहीं रखना, ये सिंपली मैंने मेंशन कर दिया ताकि अगर मान लो कहीं पूछा जाए तो हम बता सके। ठीक है, बट ये इतना ज़रूरी नहीं है हमारे एग्जाम के लिए भी। और मान लो हमारे ग्रेजुएशन वगैरह के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए फेच करेगा। ठीक है, तो ये सिंपली इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो KR हम कैसे निकालते हैं, KR21 निकालने के लिए तो n, फिर उससे डिवाइड करेंगे n-1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिग्मा स्क्वायर t। अब सिग्मा स्क्वायर t का मतलब तो हमारे पास यही था कि जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, वेरिएंस ऑफ स्कोर ऑन टोटल टेस्ट। फिर n हमारे पास है नंबर ऑफ टोटल आइटम्स इन द टेस्ट, फिर P बार इंटू Q बार। अब इनका मतलब है एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट आंसर पर आइटम। अब इसको निकालते कैसे कि P इज इक्वल टू M P बार MT डिवाइड बाय N। अब यहाँ पे MT क्या है, MT का मतलब है मीन ऑफ टोटल स्कोर, कि जितने भी स्कोर है उसका हमें मीन निकाल देना है, और उसको N से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास P बार आएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास ये क्या है, एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ इनकरेक्ट आंसर पर आइटम, तो इसको हम 1 में से P बार माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा Q बार आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्यूडर रिचार्डसन 21 फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कोफिशिएंट अल्फा, जिसको हम क्रॉनबेक अल्फा भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉनबेक अल्फा भी बोला जाता है इसको। तो ये हमारा एक जो हमने क्यूडर रिचार्डसन फॉर्मूला किया उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, और इसको हम यूज़ करते हैं। मान लो उसमें हमने एक रिक्वायरमेंट देखी थी कि हमारी जो स्कोरिंग है 0 या 1 के फॉर्मेट में होनी चाहिए। जब हमारे पास स्कोरिंग इस फॉर्मेट में ना हो तब हम कोफिशिएंट अल्फा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका जो फॉर्मूला है वो है। तो यहाँ पे ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे अल्फा भी बोलते हैं इसको, जैसे इसके नाम में ही है अल्फा। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा कि n-1, फिर इधर हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर t माइनस, फिर ये सिग्मा हमारे पास होता है इधर जो हमारा टोटल के लिए सिग्मा होता है वो
इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं, इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और ये इधर हमारा इसका सिग्मा स्क्वायर इंटू आई, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा स्क्वायर टी से। तो अब हमारे पास एन का तो मतलब है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, सिग्मा स्क्वायर टी का मतलब है कि टोटल टेस्ट वेरिएंस कितना है, और जो हमारा आई है वो है सम ऑफ वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल आइटम स्कोर्स, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल आइटम का क्या है, तो इस पर इतना हमें फोकस करने की नीड नहीं है। सिंपली ये समझ लो कि कोफिशिएंट अल्फा यूज़ कहाँ होता है कि जब हमारी जो आइटम्स है वो 0 और 1 फॉर्मेट में स्कोरिंग ना हो, तब हम कोफिशिएंट अल्फा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हमने कर लिया, हमने पहला देखा था टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, इंटरनल कंसिस्टेंसी। दूसरा क्या था हमारे पास, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमने 4 टाइप्स देखे। अब वो 4 टाइप्स क्या थे, पहला था हमारे पास टेस्ट रीटेस्ट, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने किया था रूलन एंड फ्लेगनेंट फार्मूला। तीसरा हमने क्यूडर रिचार्डसन फार्मूला किया, और जो चौथा था हमारे पास वो क्या था, कोफिशिएंट अल्फा। ये हमने 4 टाइप्स कर लिए। अब है हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। तो इसको हम पैरेलल फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म और कंपैरेबल फॉर्म रिलायबिलिटी भी बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे इसमें नाम सजेस्ट कर रहा है अल्टरनेट फॉर्म, यानी कि एक तो हमारे पास टेस्ट होता है और उसी की कोई हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म होती है, ठीक है। और उन दोनों का कोरिलेशन देख के हम रिलायबिलिटी निकालते हैं। सो रिक्वायरमेंट क्या होती है, 2 कंपेरेबल और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट मस्ट बी डेवलप, कि हमें 2 इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट निकालने हैं। जैसे मान लो एक हमने मैथ्स का टेस्ट बना लिया, सपोज करते हैं जैसे हम क्लास टीचर है, तो हमने पहला मैथ्स का टेस्ट बना लिया और हमने दूसरा वर्जन बना लिया मैथ के टेस्ट का। अब क्या होगा, अब हमें मान लो देखना है, तो ये इन दोनों का स्कोर्स को रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, मैथ के ही टेस्ट है। मान लो एक इंडिविजुअल अगर मैथ में अच्छा है, तो उसको अगर एक टेस्ट दिलवा दो तो उसमें भी अच्छे आएंगे, और उसी तरह का हमने कोई दूसरा टेस्ट बना लिया तो उसके अंदर भी उसके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, है ना। तो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर आएगा। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि 2 कंपेरेबल और इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट बनाने होते हैं, यानी कि उसी सेम तरह के टेस्ट का दूसरा वर्जन बनाना होता है हमें, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, दोनों जो हमारे टेस्ट होते हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं सेम सैंपल पे, और इमिजिएटली भी कर सकते हैं और कुछ टाइम इंटरवल के साथ भी कर सकते हैं। मान लो हमने बीच में थोड़ा टाइम दे दिया और उसके बाद में हमने वो टेस्ट कंडक्ट करवाया। तो इमीडिएट रिलायबिलिटी में सोर्स ऑफ एरर वेरिएंस क्या होता है, कंटेंट सैम्पलिंग। और जो डिलेड रिलायबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, सोर्सेज ऑफ वेरिएंस आर टाइम सैम्पलिंग, कंटेंट सैम्पलिंग एंड कंटेंट हेट्रोजेनिटी। यानी कि इमीडिएट करेंगे तो हमारा मान लो कि ज़रूरी तो नहीं है 2 वर्जन बिल्कुल ही एक जैसे बने, मान लो इक्विवेलेंट बने, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके कारण हमारा डिफरेंस आ सकता है ना। और ऐसे ही डिलेड रिलायबिलिटी में क्या होता है कि कंटेंट के साथ साथ हमारा टाइम सैम्पलिंग भी आता है, कि टाइम के कारण कुछ एरर आना, तो ये होता है हमारा डिलेड रिलायबिलिटी में सोर्स ऑफ वेरिएंस। अब बेनिफिट क्या होगा हमारा जो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी है, तो इसमें होगा कि इसमें कंट्रोल फॉर प्रैक्टिस एंड मेमोरी इफेक्ट्स कॉमन इन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, बिकॉज द सेकेंड फॉर्म इज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। कि जैसे ये हो गया हमारा टेस्ट ए, ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट बी, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट है इंटेलिजेंस के, यानी कि ये दोनों टेस्ट क्या हो गए, ये सिमिलर हो गए, है ना, सिमिलर टेस्ट हो गए ये दोनों, बट ये आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। सिमिलर है बट सेम नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है, सेम यानी कि एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट, और सिमिलर यानी उसी तरह का बट सेम वही हमारे पास आइटम्स नहीं होते, उसी तरह के आइटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो प्रैक्टिस और मेमोरी इफेक्ट्स है वो कंट्रोल हो जाता है। और तो ये इसका एक बेनिफिट है, यानी कि मान लो अगर सेम होंगे बिल्कुल, मान लो एक अभी हमने मैथ्स का टेस्ट दे दिया, ठीक है, मैथ्स का फर्स्ट टेस्ट दे दिया, और वही सेम अगर हम दोबारा दे देंगे तो वो क्या होगा कि जो पहले इंडिविजुअल की प्रैक्टिस हो चुकी है, बट अगर मान लो हमने कुछ क्वेश्चन अलग दिए तो वो प्रैक्टिस और मेमोरी इफेक्ट्स है उनको हम कंट्रोल कर सकेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऐसे 2 टेस्ट बनाना ही बहुत मुश्किल है, कि इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ टेस्ट बनाने के लिए हमें बहुत परेशानी फेस करनी पड़ती है, और ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा बने जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है स्कोरर रिलायबिलिटी। तो हमने 3 तरह की रिलायबिलिटी कर ली। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमने किया इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यही किया। और नेक्स्ट था हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म, और जो हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी,
वो है हमारे पास स्कोरर रिलायबिलिटी। ठीक है, तो स्कोरर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी जो रिलायबिलिटी है वो हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को या एग्जामिनर्स को दे देते हैं स्कोर करने के लिए। ठीक है, और वो उसको देख के हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, इज द रिलायबिलिटी विच कैन बी एस्टिमेटेड बाय हैविंग अ सैंपल ऑफ टेस्ट इंडिपेंडेंटली स्कोर्ड बाय 2 और मोर एग्जामिनर। यानी कि जो हमारे स्कोर्स है वो कौन देखता है, वो हम 2 या 2 से ज़्यादा एग्जामिनर्स को, इंडिविजुअल्स को दे देते हैं और वो उस चीज़ की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करके बताते हैं। सो 2 सेट ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय ईच एग्जामिनर्स आर कंप्लीटेड इन द यूजुअल वे एंड द रिजल्टिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नोन एज स्कोरर रिलायबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स आएंगे, मान लो हमने 2 एग्जामिनर्स लिए, तो उसके बाद में क्या होगा, उनका हम कोरिलेशन निकालेंगे और जिसको हम स्कोरर रिलायबिलिटी बोलेंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी इज नीडेड स्पेशली व्हेन सब्जेक्टिवली स्कोर टेस्ट आर एम्प्लॉयड इन रिसर्च। कि इस तरह की रिलायबिलिटी का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सब्जेक्टिवली स्कोर टेस्ट होते हैं, यानी कि जिसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग नहीं होती, जिसमें एक इंडिविजुअल की खुद की बायसनेस आ सकते हैं, इस तरह के सब्जेक्टिवली स्कोर करना होता है, उस तरह के टेस्ट में हमारे पास स्कोरर रिलायबिलिटी का यूज़ होता है। सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या होगा, इंटर स्कोरर डिफरेंसेस, यानी कि जो स्कोर कर रहे हैं जो इंडिविजुअल है उनके अंदर डिफरेंसेस होंगे और वो उसी तरह से उनको रेट करेंगे, तो उसके कारण हमारे कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं जिसको हम सोर्स ऑफ वेरिएंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फिर आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिलायबिलिटी, कि ऐसे क्या कौन से फैक्टर है जो हमारे रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर और दूसरा है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होगा, एक्सट्रिंसिक यानी कि कुछ बाहर का, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे टेस्ट के बाहर लाई करते हैं। सो आर दोज फैक्टर विच लाई आउटसाइड द टेस्ट इटसेल्फ एंड टेंड टू मेक द टेस्ट रिलायबल और अनरिलायबल। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर जो हमारे टेस्ट के बाहर लाई करते हैं और जो हमारी रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर बोलेंगे। और इंट्रिंसिक क्या होगा कि टेस्ट के अंदर ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या टेस्ट के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे टेस्ट को या तो रिलायबल बनाएंगे या रिलायबल नहीं बनाएंगे। तो ये हमारी 2 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा हमारा एक्सट्रिंसिक यानी कि आउटसाइड लाई करता है हमारे टेस्ट के, और एक होगा हमारे पास इंट्रिंसिक जो हमारे टेस्ट के अंदर ही विद इन लाई करता है, विद इन द टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे 2 तरह के फैक्टर्स हैं। अब इनका हम देखते हैं क्या है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास सबसे पहले आएगा ग्रुप वेरिएबिलिटी, यानी कि जो हम सैंपल ले रहे हैं वो कितना वेरी कर रहा है। तो अगर मान लो अगर हमने जो एग्जामिनेशन या एग्जामिनी लिया है वो होमोजेनस होगा तो हमारी रिलायबिलिटी क्या होगी, लोवर्ड होगी। क्या होगा, अगर मान लो हमने होमोजेनस ग्रुप लिया यानी सेम ग्रुप सेम लिया हमने, तो हमारी क्या होगी, रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है, रिलायबिलिटी कम होगी। और अगर हमारा ग्रुप के अंदर वैरायटी है यानी कि हमने डिफरेंट पीपल तरह के लोग लिए हैं, तो हमारा क्या होगा, तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर इसमें क्या लिख रखा है हमने, बट व्हेन एग्जामिनी, इधर एग्जामिनी आएगा। ठीक है, वेरी वाइडली इन द रेंज ऑफ एबिलिटी मीन्स ग्रुप इज अ हेट्रोजेनस वन, रिलायबिलिटी इज लाइकली टू हाई। कि अगर हमारा ग्रुप हेट्रोजेनस होगा, ठीक है, हेट्रोजेनस होगा तो क्या होगा, तो हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, रिलायबिलिटी हमारी हाई होगी। तो ये ध्यान रखना है, अगर होमोजेनस ग्रुप है तो रिलायबिलिटी कम होती है, हेट्रोजेनस है तो रिलायबिलिटी हाई होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर गेसिंग बाय द एग्जामिनी, अगर एक इंडिविजुअल में एक जो टेस्ट है उसमें अगर इंडिविजुअल गेसिंग करता है तो जितने ज़्यादा गेसिंग के चांसेस होते हैं उतने ही हमारे रिलायबिलिटी के चांसेस या हमारी रिलायबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, गेसिंग अगर ज़्यादा होगी तो हमारी रिलायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल कंडीशन। अब एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे, कि मान लो अरेंजमेंट जो है, मान लो हम कर रहे हैं, जैसे मान लो हम 2 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं एक टाइम गैप के बाद में, पहला हमने ये करवाया फिर हम दोबारा दूसरा करवा रहे हैं, तो जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो सेम सिमिलर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हमारा चेंजेस आएगा तो वो हमारी रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे मान लो एक बार तो हमने करवाया तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट था, बट बाद में मान लो हमने दूसरा एक टाइम इंटरवल के बाद में टेस्ट करवाया तो उसमें क्या है कि इतनी गर्मी है, एक इंडिविजुअल फोकस भी नहीं कर पा रहा, तो उसमें क्या होगा, हमारी रिलायबिलिटी कम होगी।
तो ऐसे इस तरह से हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो इम्पेक्ट करती है। फिर आता है मोमेंट्री फ्लक्चुएशन इन द एग्जामिनी। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हम टेस्ट दे रहे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि पेन चलना बंद हो जाता है, या हमारे पेंसिल टूट जाती है, या फिर कोई और तरह की हमारी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, या कोई दूसरा बंदा शोर मचा रहा है उसके कारण हो गया। तो जो उस मोमेंट पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हमारी फ्लक्चुएशंस होती है वो भी हमारी रिलायबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी रिलायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने 4 देखा। पहला ग्रुप वेरिएबिलिटी, अगर ग्रुप होमोजेनस है तो रिलायबिलिटी कम होगी, हेट्रोजेनस है तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, गेसिंग अगर बढ़ेगी तो हमारी रिलायबिलिटी कम होगी। ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंटल कंडीशन सिमिलर होनी चाहिए और मोमेंट्री फ्लक्चुएशंस के कारण भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर में पहला है लेंथ ऑफ द टेस्ट, कि अगर मान लो एक टेस्ट लंबा होगा तो हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। लेंथ अगर हमारा लॉन्गर टेस्ट है तो रिलायबिलिटी हाई होगी। रेंज ऑफ टोटल स्कोर्स, अब इसका मतलब क्या है कि इफ द ऑब्टेन टोटल स्कोर ऑन द टेस्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर देयर इज लेसर वेरिएबिलिटी अमंग देम, द रिलायबिलिटी टेस्ट इज लोवर्ड। कि जैसे मान लो हमने स्कोर्स लिया, तो अगर मान लो जितने भी हमारे स्कोर्स हमने मिले तो वो बहुत एक दूसरे के पास है तो हमारी रिलायबिलिटी कम होगी। और अगर हमारे मान लो स्कोर्स के अंदर भी वेरिएबिलिटी है, ठीक है, सो इफ टोटल स्कोर्स ऑन द टेस्ट वेरी वाइडली द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट इज इंक्रीज्ड। कि अगर मान लो हमारे टोटल स्कोर्स है, जो हमने स्कोर्स निकाले हैं सैंपल में से अगर वो क्या कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो वेरी कर रहे हैं तो हमारी रिलायबिलिटी क्या होगी, हमारी रिलायबिलिटी भी हाई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर आता है होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स, कि द कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ आइटम इंक्लूड 2 थिंग्स, आइटम रिलायबिलिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ फंक्शंस मेजर फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हम आइटम्स ले रहे हैं, जब हर एक आइटम सेम चीज़ को मेजर करेगा, मान लो कि अगर हमने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट बनाया है, तो हमने क्या किया, हमने इंटेलिजेंस का एक टेस्ट लिया है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस के टेस्ट में हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे, मान लेते हैं हमारे पास 50 आइटम्स है। ठीक है, तो कुछ आइटम्स होंगे, तो इंटर आइटम रिलायबिलिटी या आइटम रिलायबिलिटी या होमोजेनिटी ऑफ फंक्शन मेजर्ड का मतलब क्या है कि जितना भी हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट है उनके आइटम के अंदर आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। आपस में कोरिलेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो आइटम्स है वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी कि सेम चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स होना चाहिए। अब इसको कंफ्यूज मत करना, हमारा जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, वो हेट्रोजेनस होना चाहिए, यानी सेम नहीं होना चाहिए। ग्रुप हेट्रोजेनस होना चाहिए, बट हमारे आइटम्स है वो क्या होने चाहिए, होमोजेनस होने चाहिए, यानी कि सेम चीज को मेजर करे। यानी व्हेन ऑल आइटम मेजर द सेम फंक्शन और ट्रेट, ठीक है, ट्रेट, एंड व्हेन इंटर आइटम कोरिलेशन इज हाई रिलायबिलिटी इज ऑल्सो हाई। कि जब इंटर आइटम कोरिलेशन ज्यादा होगा, यानी कि आइटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, तब हमारी रिलायबिलिटी हाई होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो आइटम है वो सेम, जितने भी आइटम्स है वो एक सेम ट्रेट या सेम फंक्शन को ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटेलिजेंस का लिया है तो वो इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं, और सभी आइटम के अंदर इंटर आइटम कोरिलेशन हाई होगा तो हमारी रिलायबिलिटी भी हाई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स, कि जिन आइटम्स की हमारी डिफिकल्टी वैल्यू 0.5 और उसके आसपास होती है, उन आइटम्स के अंदर क्या होता है, हमारी हायर रिलायबिलिटी आती है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू क्या है कि जब हमारा जो टेस्ट होता है वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, यानी व्हेन टेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स द आइटम टोटल टेस्ट कोरिलेशन इज लाइकली टू बी हाई एंड देन रिलायबिलिटी इज ऑल्सो लाइक टू हाई। अब मान लो जब हमारा कोई भी टेस्ट होगा उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स लिए होंगे, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा आइटम टोटल टेस्ट कोरिलेशन भी हाई आएगा। ठीक है, और उसके कारण हमारी रिलायबिलिटी हाई आएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू और हमारा रिलायबिलिटी का। सिंपली इनका रिलेशन ये मान सकते हैं कि जो आइटम्स हमारे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं उनके अंदर उस टेस्ट के अंदर हमारी रिलायबिलिटी होने के चांसेस भी हाई होते हैं। ठीक है, और फिर आता है स्कोरर रिलायबिलिटी। अब स्कोरर रिलायबिलिटी हमने देखा था कि हम स्कोरर को दे देते हैं और फिर वो उससे जज करके हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट बताते हैं। सो बाय स्कोरर रिलायबिलिटी इज मेंट हाउ क्लोजली टू और मोर स्कोरर एग्री इन स्कोरिंग अ रेट और रेटिंग द सेम
or rating the same set of responses. If they do not agree, the reliability is likely to be लो। यानी कि अगर मान लो दो स्कोरर है, अब ये तो एक वो सिंपली उसके कंटेक्स्ट में बता दिया हमें स्कोरर रिलायबिलिटी के कंटेक्स्ट में, यानी हमने दो इंडिविजुअल्स लिए, ठीक है, ए और बी। अब ज़रूरी थोड़ी है ये सेम चीज़ पे एग्री करेंगे। अब इन दोनों ने अलग तरह की बता दी कि इन दोनों के अलग पर्सपेक्टिव है एक पर्टिकुलर टेस्ट को लेके, तो इन दोनों के जो रिस्पॉन्सेज है या रेटिंग के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण हमारे स्कोरर रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।